तो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप सभी अच्छे से होंगे। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 की सामाजिक विज्ञान बुक का फर्स्ट चैप्टर, जिसका नेम है आधुनिक काल में विश्व। चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। आधुनिक समय की संकल्पना। पिछली कक्षा में आपने मध्य युग के समाज तथा लोगों के बारे में पढ़ा। विश्व इतिहास में मध्य युग को आस्था युग, आधुनिक युग को तर्क का युग कहा जाता है। आधुनिक युग का आरंभ 15वीं शताब्दी में यूरोप में पुनर्जागरण एवं धर्म सुधार के साथ हुआ और इसके विपरीत भारत में आधुनिक युग का प्रारंभ ब्रिटिश लोगों द्वारा भारत की पराधीनता के पश्चात 18वीं शताब्दी में हुआ। आधुनिक भारत मध्यकालीन भारत से पूर्णतः भिन्न है, क्योंकि इस युग में धर्मनिरपेक्षता तथा विवेक को उच्च स्थान दिया गया है। आधुनिक काल के लोगों और समाज का अध्ययन करने से पूर्व आधुनिक युग के कारणों का जानना आवश्यक है। आधुनिक युग का आगमन किस प्रकार हुआ है। समुद्री मार्गों की खोज। मनुष्य जिज्ञासु प्रवृत्ति का प्राणी है और इस इच्छा से प्रेरित होकर ही उसने विज्ञान, साहित्य, धर्म और कला के क्षेत्र में नए नए विचार प्रकट किए हैं। और इस जिज्ञासा की भावना ने ही कुछ साहसी लोगों को नए नए देशों को खोजने की प्रेरणा दी है। और इन यात्राओं का मुख्य उद्देश्य पूर्व के देशों के साथ व्यापार करके लाभ अर्जित करना तथा पूर्व के देशों की समृद्धि ने इन देशों के लोगों को बहुत आकर्षित किया था। वास्को डी गामा, जो पुर्तगाली नाविक था, 1498 ईस्वी में भारत के कालीकट बंदरगाह पर पहुंचा और इटली का नाविक कोलंबस 1492 ईस्वी में पश्चिम की ओर यात्रा करते हुए बहामा द्वीपों तक पहुंच गया और जिन्हें वह अपने अंत समय तक भारत ही समझता रहा। और 1520 ईस्वी में मैगलन ने दुनिया का चक्कर लगाने का प्रण किया और इन सभी यात्राओं का उद्देश्य यद्यपि लाभ कमाना था, लेकिन इन खोजों ने संसार के विषय में मानव की धारणा को ही बदल दिया। व्यापार में क्रांति आ गई और विश्व में उपनिवेशवाद का जन्म हुआ। अमेरिका, अफ्रीका और एशिया के नए समुद्री मार्ग की खोज से यूरोपीय लोगों की समृद्धि में बहुत योग मिला और नए खोजे इन नए खोजे गए स्थानों से बहुत सी नई वस्तुएं यूरोप के देशों में आयात की जाने लगी तथा उन्हें अधिक उत्पादन एवं अपने साधनों का संगठित करने का प्रोत्साहन प्राप्त हुआ। व्यवसायी, उद्यमी तथा साहूकार वर्ग पूंजी बढ़ाने एवं उसके संग्रह के लिए प्रवृत्त हुए और इस प्रकार पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का जन्म हुआ, जिसने राजनीति में अनेक महत्वपूर्ण परिवर्तन उत्पन्न किए। यूरोप में परिवर्तन की बात करें तो इसी समय यूरोप में धर्म सुधार आंदोलन ने धर्म के नवीन मूल्य प्रस्तुत किए। चर्च का मध्यकालीन राजनीतिक वर्चस्व समाप्त हो गया तथा उसके स्थान पर उदारवादी विचारों एवं धारणाओं की प्रगति हुई। छपाई कला के आविष्कार से शिक्षा के क्षेत्र में अभूतपूर्व परिवर्तन हुए और सभी विद्यालयों में आधुनिक विज्ञान को शिक्षा में शामिल किया गया, जिससे लोगों में तर्क एवं प्रयोग के आधार पर जिज्ञासु प्रवृत्ति का विकास हुआ। नाउ पुनर्जागरण। नव जागरण की बात करें तो मध्य युग के अंतिम काल में इटली में पुनर्जागरण आंदोलन प्रारंभ हुआ और यह आंदोलन यूनान और रोम की प्राचीन संस्कृति के पुनरुत्थान के रूप में समूचे यूरोप में फैल गया। यूरोप में प्राचीन सिद्धांतों और प्रथाओं के साथ स्थान पर जो वैज्ञानिक ढंग से स्वतंत्र चिंतन का उदय हुआ, उसे नव जागरण कहा गया। आधुनिक विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं नवीनतम आविष्कारों ने नव जागरण को प्रसारण के लिए पंख प्रदान कर दिए। नव जागरण के आलोक में यूरोप के लोगों ने वहां के निरंकुश शासकों, कैथोलिक चर्च के अंधविश्वासों एवं सड़ी गली परंपराओं के विरोध में क्रांति के स्वरों को मुखरित कर दिया। साहसी नाविकों की भौगोलिक खोज यात्राओं ने विविध संस्कृतियों का आमेलन करके नव जागरण को एक सुदृढ़ आधार प्रदान किया और इस प्रकार यूरोपीय जनमानस के जीवन एवं दृष्टिकोण में जिस चेतना का उदय हुआ, उसे ही पुनर्जागरण की संज्ञा दी गई।
स्वेन के अनुसार पुनर्जागरण एक व्यापक शब्द है जिसका प्रयोग उन सभी बौद्धिक परिवर्तनों के लिए किया जाता है जो मध्य युग के अंत में तथा आधुनिक युग के प्रारंभ में दृष्टिगोचर हो रहे हैं। डेविस ने पुनर्जागरण को इन शब्दों में परिभाषित किया है। धर्म के ठेकेदारों में मुक्त होने के शांतिपूर्ण प्रयासों का नाम ही पुनर्जागरण है। पुनर्जागरण ने यूरोपवासियों को नया वैज्ञानिक दृष्टिकोण प्रदान करके पोप के पाखंड और प्राचीन सड़ीगली रूढ़ियों को सदैव के लिए गहन अंधकार के गर्त में डुबो दिया है। पुनर्जागरण के कुछ कारण हैं। पुनर्जागरण जिसे रेनेसांस या पुनर्जन्म कहा जाता है निम्नलिखित कारणों से उत्पन्न हुआ था। क्या है? धर्म युद्ध पहला है धर्म युद्ध। तो यूरोप में लंबे समय तक चलने वाले युद्धों ने यूरोप के लोगों को विविध देशों के धर्म एवं संस्कृतियों से अवगत कराया जिससे उनमें स्वतंत्र चिंतन की प्रवृत्ति उत्पन्न हुई जो पुनर्जागरण का आधार बनी। है इस्लाम धर्म का प्रचार। अरब के लोगों ने यूरोप में इस्लाम धर्म के प्रचार के बहाने अपना आधिपत्य स्थापित किया और वहां के धर्म और राजनीति के दोषों को उजागर किया। इस प्रकार वहां धर्म समाज और राजनीतिक दशाओं में जो परिवर्तन उत्पन्न हुए उन्हीं के कारण दबे पाव से नवजागरण ने यूरोप में प्रवेश पा लिया। भौगोलिक खोज की बात करें तो यूरोप के साहसी नाविकों की भौगोलिक खोज यात्राओं ने विविध संस्कृतियों का आमेलन करके नवजागरण के जैसे द्वार ही खोल दिए। नवीन आविष्कार की बात करें तो यूरोप के लोगों ने नवीन वैज्ञानिक आविष्कार करके छापेखाने से शिक्षा तथा मशीनों के आविष्कारों से उद्योगों के द्वार खोलकर पुनर्जागरण को साकार कर दिया। भाषा एवं साहित्य की बात करें तो छापेखाने के आविष्कार ने भाषा एवं साहित्य का भी विकास किया और इन दोनों ने लोगों को नया ज्ञान देकर पुनर्जागरण को सार्थक बना दिया। नगरों की स्थापना की बात करें तो उद्योग और वाणिज्य के विकास ने नए औद्योगिक नगरों की स्थापना को प्रोत्साहन दिया और इन नगरों ने नया दृष्टिकोण देकर पुनर्जागरण का नया मार्ग दिखा दिया। सामंतवाद का विनाश की बात करें तो 18वीं शताब्दी के आगमन तक यूरोप से सामंत का कलंक हट चुका था। सामंतवाद के विनाश ने यहाँ पुनर्जागरण लाने में विशेष योगदान दिया। मानवतावाद की बात करें तो यूरोप के चित्रकारों, मूर्तिकारों और स्थापत्य कलाकारों ने मानवतावादी कलाकृतियों बनाकर मानवतावाद का शंखनाद किया जिसके फलस्वरूप पुनर्जागरण दौड़ा चला आया। पुनर्जागरण के प्रभाव की बात करें तो यूरोप के सभी राष्ट्र पुनर्जागरण की स्वर्णिम आभा से आलोकित हो उठे और इस नवीन जागृति की किरणों ने यूरोप के सभी राष्ट्रवासियों को अपने प्रभाव मंडल में समेट लिया और यूरोप के देशों पर पुनर्जागरण के अग्रलिखित प्रभाव पड़े। पहला, पुनर्जागरण के कारण यूरोपीय देश व्यापारिक मार्गों की खोज तथा नए उपनिवेश स्थापित करने में जुट गए। उपनिवेशों की स्थापना के फलस्वरूप शोषण और आर्थिक पूंजीवाद का जन्म हो गया। यूरोपीय स्थितियों ने अधिक धन कमाने की होड़ में औद्योगिक केंद्रों और व्यापारिक मंडियों को विकसित कर दिया तथा अधिक धनवान बनने की प्रतिस्पर्धा से यूरोपीय शक्तियों में आर्थिक शत्रुता पनप गई। वणिक वृत्ति के कारण पूंजीपति पनपने लगे तथा यूरोपीय देशों में नई कंपनियां स्थापित होने के कारण उद्योग धंधों में भारी वृद्धि हुई। 4 पॉइंट, पुनर्जागरण के फलस्वरूप समाज में सामुदायिक भावना और चिंतन का विकास हो गया तथा जनता राजनीतिक अधिकारों के प्रति जागरूक हो गई। 5, यूरोपीय देशों के निवासी रूढ़िवाद और अंधविश्वास छोड़कर नए प्रतिवादी युग की ओर बढ़ गए और उनमें ऐश्वर्य और भोगविलास की प्रवृत्ति बढ़ती चली गई। अमेरिकी क्रांति की बात करें तो उत्तरी अमेरिका में इंग्लैंड से आए अनेक लोग बस गए थे परंतु उन्हें वे अधिकार नहीं दिए गए थे जो इंग्लैंड में बसे हुए अंग्रेजों को थे। इंग्लैंड सरकार ने इन क्षेत्रों को अपने उपनिवेश बना लिया था। उत्तरी अमेरिका में बसे हुए ये लोग इंग्लैंड की सरकार के अधीन थे और अंग्रेजी सरकार उनसे कर वसूल करती थी। करों में वृद्धि होती
होती गई और वाणिज्य व्यवस्था तथा प्रशासन पर अनेक प्रकार के प्रतिबंध लगाए गए। तो उपनिवेशों में रहने वाले लोग विरोध करने लगे और वे अपने को अमेरिकी मानने लगे और मांग करने लगे कि उनका राष्ट्र इंग्लैंड से स्वतंत्र होना चाहिए। 4 जुलाई 1776 को 13 उपनिवेशों के प्रतिनिधि आपस में मिले और उन्होंने स्वतंत्रता की घोषणा की और इस घोषणा में कहा गया कि सभी मनुष्य जन्मजात समान हैं और मनुष्य को कतिपय जन्मसिद्ध अधिकार प्राप्त हैं, उन्हें कोई नहीं छीन सकता। और अंत में इन्हें स्वतंत्रता मिली और उन्होंने गणतंत्र प्रणाली की सरकार स्थापित की। इस प्रकार संयुक्त राज्य अमेरिका बना और उन्होंने एक अधिकार विधेयक बिल ऑफ राइट्स स्वीकार किया और इस विधेयक ने अमेरिकी नागरिकों को कुछ अधिकार प्रदान किए। ब्रिटिश सरकार की इस दमनकारी कार्यवाही से यह परिणाम निकला कि दोनों पक्ष 1775 ईस्वी में ब्रिटेन के प्रथम युद्ध में उलझ गए और फिलाडे फिलाडेल्फिया में उपनिवेशों का एक सम्मेलन हुआ जिसमें उन्होंने स्वतंत्रता के घोषणा पत्र को जारी कर दिया और फ्रांस, स्पेन और हॉलैंड की सेनाएं उपनिवेशों के साथ ब्रिटेन के विरुद्ध काफी लंबे समय तक लड़ती रही और जिसका नेतृत्व लॉर्ड कॉर्नवालिस कर रहे थे। और इसके 2 वर्ष पश्चात ही ब्रिटेन ने वर्साय की संधि के अंतर्गत उपनिवेशों को स्वतंत्रता प्रदान कर दी और यही क्रांति इतिहास में अमेरिकी क्रांति के नाम से जानी जाती है। नाउ स्टूडेंट्स, फ्रांसीसी क्रांति आती है, इसे हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो आई होप आपको आज की क्लास बहुत ही अच्छे से समझ आई होगी। सो थैंक यू सो मच।